जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, हाल ही में 2-3 केस मेरे पास आए थे इम्पोर्टेंट। उस सिलसिले में मैंने उनके एसएम साहब, सीओ साहब और एडजुटेंट साहब को सिर्फ मैसेज किए थे, और मैसेज के बाद में कुछ काम हल हो गए। तो उसके लिए मैं उन सीओ साहब को, एडजुटेंट साहब को और जिनकी समस्या थी उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि भाई आपका काम हो गया और अभी आप ठीक से अपनी ड्यूटी कर रहे हो। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा केस भी आया था कि मैंने कहा था कि अगर काम नहीं होता तो मुझे रिप्ले करना, लेकिन कई बार काम होने के बाद में रिप्ले आ जाता है कि सर चलो ठीक है मेरा काम हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार रिप्ले नहीं आता तो हमें पता ही नहीं चलता कि काम हुआ या नहीं हुआ। और फिर कई दिनों के बाद बोलते हैं सर आपने तो हमारा काम किया नहीं। तो हम अंतर्यामी नहीं है। अगर आपने फ़ोन किया है और हमने अपनी तरफ से जिसको मैसेज करना है कर दिया, अगर उसके बाद काम नहीं होता है तो आप बताओगे हमारे को कि भाई मेरा ये काम नहीं हुआ है। अगर आप कॉल नहीं करते हो तो हम यही सोचते हैं या तो आपका काम हो गया या फिर आप कोई दूसरे रास्ते पर हो। इसलिए अगर काम हो गया तब भी आप मैसेज करो। और इस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आई, जैसे एक केस आया था जिसमें एक सीओ साहब, एक जवान था, उनकी पत्नी ने बताया कि सर मेरे हस्बैंड एमएच में हैं और मैंने गाड़ी मांगी, और गाड़ी तो ऐसी साहब ने, एडजुटेंट साहब ने, एसएम साहब ने कह भी दिया कि ठीक है आप सुबह ये गाड़ी आपको मिल जाएगी और आप इसमें चले जाना। लेकिन वो सीओ साहब को पता चला तो सीओ साहब ने बोला नहीं, उसको गाड़ी नहीं देना है। और सुबह जब मैं गई तो वहाँ गाड़ी मिली नहीं कि आपका सीओ साहब ने मना कर दिया। तो ऐसे में उसने कुछ चीज़ें बताई कि सर हमारा सीओ साहब ऐसे कर रहा है, और खुद वो एक अपना घर बना रहे हैं, प्राइवेट घर, पर्सनल मकान उनका गांव में बन रहा है। वहाँ एक सरकारी गाड़ी और 8-10 बंदे परमानेंट वहाँ रहते हैं जो काम कर रहे हैं, और गाड़ी है जो जाती है और उनको लेके आती है, जिसमें मेरे हस्बैंड भी वहाँ ड्यूटी किए हुए हैं। तो यहाँ हालांकि उसके बाद में मैंने कहा था, सीओ साहब के नंबर और एडजुटेंट साहब के नंबर मांगे थे और मैंने एक छोटा सा मैसेज किया था। उसके बाद इनका भी मैसेज नहीं आया। तो उनका काम हुआ या नहीं हुआ वो तो एक अलग विषय था। लेकिन विषय ये कि एक अधिकारी अपने पर्सनल मकान के लिए 8-10 बंदे और गाड़ी यूज कर सकता है, तो फिर किसी बंदे की वाइफ को गाड़ी क्यों नहीं दे सकता एमएच में जाने के लिए, अगर वो अपने हस्बैंड से मिलने जा रही है तो मैं ऐसे में कई बार तो आराम से कर मैं सवाल करता हूँ, लेकिन आराम से सवाल उन लोगों से किया जाता है जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हों। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो खुद तो अपने लिए नियम कानून को तोड़ देते हैं और जवानों के लिए जो लागू है वो भी नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग बिल्कुल घटिया लोग हैं। ऐसे हरामखोरों की फिर मैं खुलेआम एक्सपोज करता हूँ, और एक्सपोज करता हूँ तो फिर वो लोग चिढ़ते हैं कि देखो रविंद्र फौजी ने हमारी तो मानहानि कर दी, हमारे खिलाफ शिकायत भी करते हैं, ऊपर भी लेटर लिखते हैं, फिर जवानों को काम करने के लिए रोकते हैं, इस तरह के लेटर लिखते हैं और हमारा चैनल बंद करवाते हैं। लेकिन वो अपना खुद का कर्म नहीं देखते। मैंने कई बार ये भी कहा है कि ठीक है सरकारी चीज़ें आप यूज कर रहे हो, सबको पता है। आज हमारे अधिकारी अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए सरकारी गाड़ी का और सरकारी बंदों का मिसयूज कर रहे हैं, चाहे वो सहायक के तौर पर हो, अपना घरेलू काम कराना हो या कोई भी पर्सनल काम हो, सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद हम भी इसलिए चुप रहते हैं कि जब तक चीज़ें सामने नहीं आती या उन चीज़ों से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो चलने दो। लेकिन कुछ ऐसे लोग, आपको याद है एक बार मैंने आज से 4 साल पहले मेरे उस चैनल में भी एक वीडियो डाला था, एक ब्रिगेडियर साहब जो कि रिटायर होने वाले थे और उनका बंगला हरियाणा गुड़गांव में बन रहा था।
जहाँ उनके बंगले पर एक फौज का इलेक्ट्रिशियन, फौज के एक हवलदार जी जो लेखा जोखा रखते थे, एक फौज के सूबेदार साहब जो रिपोर्ट देते थे उनको, और उसके बाद में 4 जवान जो उनके घर में तराई कर रहे थे, हिसाब किताब लिख रहे थे। इस तरह 5 जवान उनके घर पर काम कर रहे थे, प्राइवेट बंगले का जो उनका घर पे बन रहा था, और वो काफ़ी दिन से चल रहा था, किसी को कोई परेशानी नहीं। रविंद्र फौजी को भी कोई परेशानी नहीं है, रविंद्र फौजी की कोई ज़मीन नहीं बट रही आप लोगों से। लेकिन परेशानी कहाँ शुरू हुई कि उसमें से 5 बंदों में से एक को छुट्टी जाना था, 6 महीने हो गए थे उसको काम करते करते, उसने छुट्टी मांगा। तो जयशिव साहब बोला नहीं भैया, अब साहब रिटायरमेंट होने वाले हैं और उनकी भी एसआर भरनी है सीओ साहब की, इसलिए तुम छुट्टी नहीं जा सकते हो, पहले एक काम पूरा करके जाओ। तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर पर कोई बीमार है या तुम्हारा मकान बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन साहब का ज़रूरी है। तो उस बंदे को छुट्टी नहीं मिली, और उस बंदे को छुट्टी नहीं मिली तो उसने इनके बाद में सीओ साहब को मिला है। तो सीओ साहब ने वही जवाब मिला कि तेरे को जयशिव साहब ने बताया नहीं था, तू नहीं जाएगा। बंदे ने जब छुट्टी हर जगह बताने के बाद नहीं मिली और समस्या उसके ज़रूरी थी, उनके पिताजी की तबीयत खराब थी, तो लास्ट में उसने मेरे को कॉल किया, बताया कि सर ऐसे ऐसे हम 6 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं, बंगला बन रहा है, उसकी तराई करते हैं, देख रेख कर रहे हैं, एक हवलदार जी है, एक जेसीओ साहब है, और 3 हम जवान हैं, और पर्सनल काम भी करवा रहे हैं। रात छुट्टी का नंबर आया तो हमारे को छुट्टी भी नहीं जाने दिया। मैंने ये भी कहा कि मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है, और आप ज़्यादा नहीं तो मेरे को 2 दिन की छुट्टी दे दो, मैं 2 दिन में अपना पिताजी को दिखा कर आ जाऊँगा। लेकिन नहीं माने, नहीं माने। जैसे जवान ने बताया, मैंने बोला कि मेरे को उनका 2-4 फोटो और वीडियो मेरे को भेज दे और जगह दे दे, मैं एक बार तो कमांडेंट साहब से बात करता हूँ, ब्रिगेडियर साहब से, आपकी छुट्टी बन जाएगी, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से देखते हैं। उसने फ़ोटो और वीडियो बनाकर मेरे को दिया, कमांडेंट साहब का नंबर दिया। पहले मैंने सीओ साहब को बताया कि भाई ये बंदा आपका छुट्टी, जेसीओ साहब का तो मेरे को पता था कि उनका तो लेवल उतना ही है, वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे। तो मैंने सीओ साहब का नंबर लेकर सीओ साहब को भेजा पहले तो, कि भाई आपका एक जवान 6 महीने से वहाँ काम कर रहा है और आज वो छुट्टी मांग रहा है, आप भेज दो उसको। तो उन्होंने मैसेज ही नहीं देखा। दूसरे में फिर मैंने लिखा कि भाई ये काम है जो कि अनऑथराइज है, आपने 5 जवान वहाँ भेज रखे, 3 जवान, एक हवलदार जी, एक जेसीओ को, 5 आदमी और एक सरकारी गाड़ी जो कि इनलीगल है, उसको छुट्टी दे दो, नहीं तो मैं ऊपर बताता हूँ। कुछ नहीं सुना, उन्होंने इग्नोर कर दिया। मैंने कॉल भी किया तो बोला, मतलब फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद मैंने कमांडेंट साहब को, जिनका वो बंगला बन रहा था, उनको मैसेज किया, तो पहले तो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। फिर मैंने दूसरा मैसेज उनको किया, उनका वीडियो वगैरह भेजा कि ये आपका काम चल रहा है श्रीमान, या तो आप उनको छुट्टी भेज दो। और उसके बाद मैंने फिर उनको मैसेज करने के बाद में कॉल भी किया कि सब छुट्टी भेज दो। तो बोले आपको क्या मतलब है, आप किससे बात कर रहे हो, फलाना निकला। बोला ठीक है, फिर मैं उसका डालूंगा कल वीडियो, फिर मेरे को ये मत बोलना कि तुम उसको हमारा ये कर दिया। बोले नहीं 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 ठीक है। और जो उसने ब्रिगेडियर साहब ने तुरंत ही सीओ साहब को बताया, उस बंदे को छुट्टी भेज दिया। अब छुट्टी भेज दिया, बंदा छुट्टी काट कर आया, बोले यहाँ रिपोर्ट नहीं, सीधा वहाँ आ जाना। और वहाँ छुट्टी काट के मात्र वो 3 ही दिन की छुट्टी उसको दी, 3 दिन की छुट्टी काट के आ गया। मैंने बोला भाई तेरा काम हो गया। बोले सर कोई दिक्कत नहीं। वहाँ जाते ही उसको बड़ा पैक लगाकर उसको रगड़ना शुरू कर दिया। रगड़ना शुरू किया तो उसके बाद फिर मैंने उनको, सीओ साहब को कॉल किया कि भाई आपने छुट्टी नहीं दी, आपसे भी इसने मांगी, कोशिश की, फिर मैंने भी आपको बताया, आपने मेरा कॉल उठाया नहीं। उसके बाद हमने कमांडेंट साहब को बताया, साहब ने इसको छुट्टी भी दे दी, ये काट के आ गया, अब इसको रगड़ क्यों रहे हो। बोले इसने हमारी मतलब मैंने बात की तो बोले इसने मेरी बेइज्जती करवा दी, वहाँ क्यों बताया आपको, फलाना टिकड़ा। मैं बोला अभी क्या हो गया, अगर आप इसको रगड़ोगे तो वो कमांडेंट साहब का वीडियो सारी चीज़ें मैं कल ही डालूंगा। और वो नहीं माना, उसको रगड़ रहा था। फिर मैंने कमांडेंट साहब को भी बताया, कमांडेंट साहब बोले यार मैं तो जाने वाला हूँ, मेरे को मतलब नहीं। दूसरा वो कमांडेंट साहब आएगा, आप उनसे बात करो, मैंने तो छुट्टी भेज दिया था, मेरे तक तो इतने आपने कहा था।
उन्होंने छुट्टी तो भेज दिया और अब उसको रगड़ा जा रहा है, और वो रिटायर होने वाले थे। मैंने कहा नहीं माने, उसके बाद वो रिटायर भी हो गए, तब भी उनका काम तो चल ही रहा था। लेकिन नहीं माने तो मैंने एक वीडियो बनाया, और वीडियो बनाते ही हलचल हुई, हलचल होते ही वो वहाँ से सारे के सारे बंदे उठाकर वहाँ भेज दिए। और जो रगड़ रहे थे नए वाले कमांडेंट को बताया कि अभी तो बिना नाम ना डाल रहा हूँ, अगली बार बाय नेम डालूंगा। और कमांडेंट साहब को बता दिया कि आप रिटायर हुए हो, लेकिन आपका फ़ोन रिटायर नहीं हुआ, आप फ़ोन करोगे तो आराम से मान जाएंगे इस वीडियो के बाद में। फिर फटाफट उसको फ़ोन किया, उस बंदे को भी छोड़ दिया, और वो सारे के सारे बंदे भी वापस मंगा लिए गए। और जो COACR के चक्कर में पता नहीं वो कमांडेंट साहब ने तो उसका क्या किया होगा, या नए ने क्या किया होगा, लेकिन मामला शांत हो गया। इस मामले में बाद में मैंने कमांडेंट साहब को फिर कहा कि राजी राजी आपका भी काम चल रहा था, वो बंदा छुट्टी तो मांग रहा था, और छुट्टी भी अपनी मांग रहा था, लेकिन आपने दी वो भी जब उसने मांगी नहीं दी, मैंने बताया तो दी, उसके बाद छुट्टी काट के आ गया तो उसको रगड़ रहे हो, सोच रहे हो कि सारी चीजें खत्म हो गई। वो वीडियो बिना नाम मेरे उस चैनल में आज भी डला हुआ है। हालांकि बाद में उस बंदे का कुछ नहीं किया तो मैंने नाम भी नहीं लिया। और इसी तरह आज एक और वीडियो मैं ये बिना नाम ही डाल रहा हूं कि एक कर्नल साहब हैं जो अपना बंगला बना रहे हैं, जहां 8 बंदे, वो तो कमांडेंट साहब थे, 5 ही बंदे रखे थे, इन्होंने 8 बंदे और एक गाड़ी रखी हुई है। और हालांकि मेरे पास अभी उन चीज़ों के प्रूफ मैं मंगा रहा हूं। सरकारी सामान, फेंसिंग के लिए आया हुआ सामान भी उनके बंगले में कुछ लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीज़ें करने के बावजूद भी तुम बंदों के 10 नंबर भरते हो, और अहमद जाने के बाद में उनकी तानाशाही करते हो कि तुम्हारे क्वार्टर खाली करवा दूंगा, गाड़ी नहीं मिलेगी तुम्हारे को, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो तुम्हारा कुछ बिगड़ सकता है। अभी वैसे भी फिलहाल में कुछ ऐसे केस हुए हैं जिसमें कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब फंसे बैठे हैं, और हम नहीं चाहते कि एक और अधिकारी का नाम एक्सपोज हो। तो मेरी जो इतनी कम के कही हुई बातें, ये नंबर मैं उनके SM साहब तक भेज दूंगा। उनका खुद का नंबर भी मेरे पास है, एडजुटेंट साहब का भी और CO साहब का भी। मैं चाहूँगा कि इसके बाद अगर वो सुधार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो ब्रिगेडियर साहब की तरह फिर ये तो आपके जो काम चल रहा है ना, ये बंदे भी वापिस